आज एक बार फिर हम सीरिया के मामले में बात करेंगे कि इसका भविष्य क्या है। आगे आने वाला टाइम में इस दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज इन मेल्टिंग पॉट। हर चीज़ मेल्टिंग पॉट में आती है और नई शेप लेती है, नई शक्ल लेती है, करेक्टर भी उसका बदल जाता है। अब सीरिया में वहाँ असद का भागना पड़ा उसे छोड़ के, जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। जब जनता बागी हो जाती तो यही होता है, सब जगह बगावत कर देती है। अब जो ये नया एक गैंग, एक्चुअली सीरिया में गैंग वारफेयर चल रही है। वहाँ 4-5 गैंग हैं ये टेररिस्टों के। उसमें से एक जो है इजिप्ट की, तुर्की की मदद से आगे आ गया, कुछ यूएस की भी मदद रही और उसने सीरिया पे कब्जा कर लिया। सीरिया के मेजर पार्ट कैपिटल पे कब्जा कर लिया, सब इलाके में नहीं कर पाया। और मौका का फ़ायदा उठा के और फ्यूचर की नज़ाकत को समझते हुए इसराइल ने तकरीबन 2000 बम फेंके, अटैक किए सीरिया की टेरिटरी में। और उसके काफ़ी कुछ इलाके में जो उसके साथ का लगा हुआ था इसराइल के, उस पर कब्जा कर लिया। एक कुछ कुदरत की बात है, नियम है कुदरत का कि हर आदमी अपनी सेफ्टी चाहती है, सुरक्षा चाहता है। और इसमें जो सुरक्षा को दे सकता है, सेफ्टी दे सकता है, उनमें होता है कंपटीशन। दुनिया में कंपटीशन ही है, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोसाइटी हो। तो कुछ जो लेबनान का इलाका है इसराइल के साथ लगा हुआ, वो दुर्स है, उसमें वो कहना चाहिए ईसाई और मुसलमान के बीच की एक कम्युनिटी है। वो इसराइल में मिलना चाहते हैं। ऐसे ही जो सीरिया के कुछ आदमी है दुर्स, उसमें भी वो है, वो भी इसराइल के साथ मिलना चाहते हैं। तो उनको कोई सेफ्टी दिखाई देती है कि इसराइल हमें सेफ कर सकता है। ये जो इस्लामिक है, कट्टरपंथी टेररिस्ट, ये हमें सेफ नहीं दे सकते, सेफ्टी नहीं दे सकते। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो चाहते हैं कि उनकी जो टेरिटरी इलाका है वो इसराइल है अपने में संभाले, यानी कि ग्रेटर न इसराइल बन जाए, जो कि इसराइल का बहुत पुराना सपना है। तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि 3,000 साल पहले ना तो कोई सीरिया था, ना जॉर्डन था। जो जेरूसलम में सोलोमन आए थे तो सब इलाका उनके अंडर में था। क्रिश्चियनिटी, ना ईसा मसीह पैदा हुए थे, ना मोहम्मद पैदा हुए थे, सब यहूदी थे, जूस। तो उनका क्लेम जायज़ है, मुझे तो जायज़ लगता है। मैं एज आर्बिट्रेटर, 19 साल की मैं विंटेज का आर्बिट्रेटर हूँ, इंसाफ को समझता हूँ कि इंसाफ क्या है। एक ऑर्डिनरी जज से ज़्यादा समझता हूँ सिविल मैटर्स और सोशल मैटर्स, सामाजिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दुर्द इलाका है, वो तो चाहते हैं कि इसराइल उनको ऑप्ट कर ले। तो वो चाहते हैं, जनता चाहती है, तो इसराइल को क्या एतराज़ होगा? कोई नहीं होगा। भाई आप मुझसे मिलना चाहते हो, दोस्ती चाहते हो, तो मैं कहूँ अच्छा आओ भी आओ, मिले, गले मिलते हैं दोनों भाई। इसमें गलत क्या है? ये तो इंसानियत की बात है, मोहब्बत की बात है। अब बाकी जो बच्चा, बाकी इलाका जो बॉर्डर का इलाका है,
वो ट्रायंगल है इसराइल का और जॉर्डन, सॉरी लेबनान और सीरिया, वो इलाका इसराइल को चला गया प्यार मोहब्बत के साथ। उनको सुरक्षा दे दी, सेफ्टी दे दी इसराइल ने। तो इसराइल का मुकाबला करने के लिए किसी में दमखम नहीं है वहाँ मिडल ईस्ट में। उससे ईरान भी वीक हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो सुन्नी मुसलमान थे, शिया, वो ईरान के साथ थे, तो वो भी कमज़ोर हो गया। और ये शिया और सुन्नियों का झगड़ा वो भी वहाँ आ गया। अच्छी बात है, होना चाहिए समझौता। तो एक तो बात है, एक दूसरा फैक्टर पैलेस्टाइन का आदमी ये खुराफाती है, लड़ रहे हैं, आपस में लड़ते हैं। जॉर्डन के शाह ने जब इन्होंने बदमाशी की तो जॉर्डन से निकाल दिया था इन्हें, किंग अब्दुल्ला ने वहाँ के। अब जो आजकल इनके पिता ने, फादर ने, इधर इसराइल से लड़ते रहते हैं। तो हर मुल्क में जहाँ एक गए ये पैलेस्टाइन वहाँ लड़ते रहते हैं, तो वहाँ की सब लोकल सरकारें सब परेशान है, क्योंकि कहते हैं पता नहीं किस दिन ये हमारा तख्ता पर लड़ दे। सबको अपनी गद्दी तो प्यारी है ना। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है। और सीरिया में कोई ये गैंग है क्रिमिनल्स के, टेररिस्ट तो गए 4-5 ये आपस में लड़ गए, एक मारेगा दूसरा आएगा दमिश्क पे, जो सीरिया की कैपिटल, उसमें कभी कोई कब्जा करेगा, कभी कोई करेगा। जैसे जेरूशलेम पे 13 धर्म युद्ध हुए क्रूसेडर्स, उसमें 3 बड़े थे, कभी किसी ने कब्जा कर लिया, कभी किसी ने कर लिया। कब्जा किया, चले गए, फिर दूसरा आ गया, उसने तक कब्जा कर लिया, ये चलता रहता है। तो इससे सबक सीखना चाहिए, इंडिया को भी सबक सीखना चाहिए। यहाँ जो हिंदू मुसलमान के हो रहे हैं वोट लेने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदें खोदो, उनके कब्रिस्तान खोदो, गुरुद्वारों को खोदो, नंबर से एक के बाद एक आएगा ना, एक साथ तो सब नहीं हो सकते। 28,000 मस्जिदें, 10,000 कब्रिस्तान है, कैसे खोद लेंगे एक दिन में, 2 दिन में? और खोदने वाले आदमी कहाँ मिलेंगे? जो भूखा प्यासा है वही आएगा ना इन धंधों में। जिसका पेट भरा वो झगड़े ठंडे में नहीं पड़ता, वो तो बहुत मस्ती मारता है, वो नहीं लड़ता किसी से। जिसका पेट भरा, भूखा नंगा जो होता है वही लड़ता है। तो आरएसएस का वो आदमी चाहिए जो भूखे नंगे हैं। चलो भाई ढूंढ लो, कहीं मिल रहा तो ले लो, उनको जॉब दे दो, मगर मुफ्त में तुम फोकट में है, उसे कब्रिस्तान खुदवा रहे हो, मस्जिद खुदवा रहे हो, उनको कुछ पैसे तो दो, दिहाड़ी तो दो उसकी मजदूरी, वो नहीं दे रहे, मुफ्त में कर रहे हैं उल्लू कि भैया हिंदुओं को खतरा है। 120 करोड़ हिंदुओं को 15-16 करोड़ मुसलमान खा जाएंगे। कभी ऐसा तो हुआ नहीं है। जब मुसलमानों का राज था 800 साल, तब उन्होंने हिंदुओं को कभी नहीं खाया, तो अब कैसे खा जाएंगे? वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स है। क्या, कोई बात नहीं, ले लो भाई वोट, उसमें क्या, हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो इलेक्शन में ही नहीं, हमने तो इलेक्शन लड़ा था, रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन का, उसके प्रेसिडेंट बन गए थे। इंडियन एसोसिएशन का था, उसके प्रेसिडेंट बन गए थे 2 साल। तो हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से? मगर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में इंडिया में, ऐसी मिडिल ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और उसका जो लठबाज है वो है इसराइल, उसके किसी का मुकाबला, और उसकी बैक पे है यूएस, उसका भी मैचलेस है, वो भी एक और बदमाशों का, बहुत दोनों बदमाश ताकतवर है। इसराइल की पावर क्या है? यूएस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, और इन बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हुआ इसराइल का। बंदर तो इसराइली है ना, लड़ाओ और राज करो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था इंडिया में। अब जो 4-5 इनके ग्रुप है, अभी तो फिलहाल अलग हो गए हैं। वो एक जो था नज़दीक, वो उसने कब्जा कर लिया कैपिटल सिटी पे, सारे सीरिया पे नहीं हो पाया,
बाकी फिर दूसरे आएंगे, भैया तू तू कौन, हमें हमें भी तो रोटी चाहिए, हम भी कब्जा करते हैं। उसके पीछे और को उसकी मदद करने वाला मिल जाएगा, इसराइल मिल जाएगा, यूएस मिल जाएगा, वो आके इससे लड़ेंगे, फिर तीसरा आ जाएगा। ये लड़ाई का सिलसिला जारी रहेगा, शांति नहीं होगी। आम आदमी को चाहिए शांति, कि भैया शांतिपूर्वक में 2 रोटी खा लूँ, कुछ बच्चे पैदा कर लूँ, शादी कर लूँ, मेरे बच्चे को सेफ्टी हो। वो दे सकता है मिडल ईस्ट में से इसराइल, और कोई नहीं दे सकता। अब जनता तो सब जगह दुखी है, हिंदुस्तान में भी दुखी है जनता मोदी सरकार से। जो भी सरकार आती है जनता उससे दुखी हो जाती है। इंदिरा गांधी थी उससे भी दुखी थी, और राजीव उससे भी दुखी थी। जनता को उसकी तो तसल्ली नहीं होती, कितना भी दे दो उसे। उसको को भी पजामा दे दो तो पजामा लेके आ जाता है। उसको कच्छा, उसको कच्छा दे दो, कहता है नंगा हो गया जी, मुझे और पैसे दो। कच्छा दो तो लौटा दो। अब सरकार भी टैक्स लेने से बाज नहीं आती, जनता टैक्स नहीं देना चाहती, कोई भी नहीं देना चाहता। दूसरी समस्या की जरिए ये टैक्सेशन है। जहांगीर था बादशाह, कसौटी के पत्थर पर बैठता था। जो सोना देखते हैं ना, प्योरिटी जिसे चेक करके रखने के ये सुधार है। और कोई कोर्ट फीस नहीं थी, कोई वकील नहीं। मैंने उसमें श्रीनगर में देखा, वो गार्डन जो 3 लेवल में 3 जगह वो स्टोन रखे थे, तख्त। जहांगीर उस पर बैठ के इंसाफ करता था। किसी से फूटी कौड़ी ना कोई स्टैम्प ड्यूटी, ना कोई वकील, ना कोई लिखत पढ़त। मुँह जवानी अपनी मुसीबत बता दो, उसका इलाज कर देता था, मुजरिम को सजा दे देता। आगरा के किले में भी लगा हुआ, वो तो तोप का गोला लगा, उसमें क्रैक आ गया, वो देखा था मैंने बहुत साल पहले। तो कसौटी, अभी ये एयर कंडीशन कमरों में कुर्सी पे मेज पे बैठ के बातें सुनते हैं वकील, ये जज जो है। ना एयर कंडीशन थी जहांगीर के टाइम में, ना पंखे थे, खुले आसमान के नीचे कसौटी का पत्थर रखा हुआ होता था। ऐसे ही हुआ वो 5 फुट बाई 7-8 फुट का पत्थर, वो पालथी मार के बैठता था उस पर। कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं, मुझवानी सुनना, फैसला दे देना, इंसाफ हो गया। ये पता नहीं इनको जज को क्यों। अच्छा, कोई कोर्ट फीस नहीं थी, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जाओ पटिशन, 250 रुपये फीस दो जी। हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करो, 50 रुपये फीस दो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, पहले 100 रुपये होती है, 5 रुपये कर दी उसकी फीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे भैया, गरीब आदमी तो 55 नहीं है, तुमको 5 रुपये कहाँ से दे। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग ड्रामा किया हुआ है। जितने अनेक्शंस लगाओगे अपनी रिट पिटीशन के साथ, 5 रुपये पर अनेक्शन एक्स्ट्रा फीस है। अब मुझे इस बात का पता नहीं था, मैंने बहुत सारे अनेक्शन लगा दिए। अब जो पैसे देने पड़े, महंगाई तो बहुत महंगा हो गया। ये जो 250 रुपये फीस है, तो मेरे तक में 285 रुपये खर्च हो गए, यानी 15 रुपये कम 300 रुपये। खैर, मैं मुकदमा जीत के आ गया। पहले तो जज के तुम्हें वकील किया, मैं कहा ये एडवोकेट डजंट नो ड्रेनेज इंजीनियरिंग। वो मेरी बात सुन के, अच्छा मुझे पता ही था माइक लगे हुए सुप्रीम कोर्ट में। मैं शहनशाही बुलंद आवाज़ में पढ़ा, सारी उसमें चैम्बर में मेरी आवाज़ गूंज गई। और जज भी मुझे घूर के देखने लगे, सारे वकील भी गूंज के देखने। अबे मैं को छोड़ चुका, क्या देख रहे तुम है भाई, मैं परेशान हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे हक में फ़ायदा, कैसे तुमने स्टे दे दिया डीडीओ को। खैर, वो जज समझ गया ये अभी तो वकील को बता रहा है, इसको इंजीनियरिंग नहीं आती। इंजीनियरिंग तो मैंने भी नहीं पढ़ी, ये मुझे बेवकूफ़ बता देगा। तो बस अच्छा भैया, इसको दे दो, स्टे वैकेट कर दो, जो मांग रहा दे दो, ख़त्म करो। राणा इसको जल्दी से कोर्ट के चैम्बर से बाहर निकालो। और इतनी बुलंद आवाज़ में पहुँच रहा है जैसे कि हम बहरे बैठे हुए हैं। ये देख नहीं रहा, माइक्रोफोन लगे हुए हैं डेस्क में। मुझे पता, जज को बताना था इस बात को। 2 जज बैठे, एक बता देता मुझे, किसी वकील ने भी नहीं बताया ये कि भैया शहनशाही बुलंद आवाज़ में मत बोलना कोर्ट के अंदर। हाँ, अच्छा जो हो गया सो हो गया। अब तो मुझे पता चल गया, जब सेकंड टाइम गया था मैं, तो मुझे पता, फिर मैं बुलंद आवाज़ में नहीं बोल, शहनशाही आवाज़ में नहीं बोला था मैं। तो अब इंसाफ की बात ये है कि क्या किया जाए। तो मुझको ये लग रहा है कि तो कहीं ये तो ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, इसमें कुछ फ़िलिस्तीन का इलाका आ जाएगा, कुछ लेबनान का इलाका आ जाएगा,
और ये वेस्ट बैंक तो जॉर्डन का है उसके कब्जे में, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। और ये गजा का इलाका वो भी उसमें आ जाएगा। उसके बाद अमन शांति हो जाएगी। अब इसको आने में, क्योंकि ये आसानी से तो सुलटे का नहीं मामला, ये क्योंकि ये जो गैंग है इनके 5-6 सिरदर्रा में, ये आपस में लड़ेंगे। शायद इनको 2, 4, 5 साल 10 साल लगा लो। तो यानी कि 2025 में मुझे उम्मीद ये है कि 2025 में ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। अब ईरान की भी जनता दुखी है खुमानी से, हो उसका भी वो तख्ता पलटा, पर क्या कर रहे बेचारा, आज दाल रोटी खाए। और जो वहाँ की गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड आदमी है, वो भी खुमानी से दुखी है। वो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन हुआ, इलेक्शन कौन लड़ेगा, वो खुमानी डिसाइड करता है मस्जिद में बैठ कर। वो क्या कर रहे, ना चाहते भी उसकी बात माननी पड़ती है। तो क्या वो तो उसके पास बम है, वो बड़ा करेगा, जैसे कि वह लेबनान में उड़ा दिया था 150 फुट नीचे, ऐसी खुमानी को भी उड़ा देगा इसराइल, ज़्यादा गड़बड़ करेगा। तो इलाज तो सबका ही है ना, नेचर इज ग्रेट, सब चीज़ों का कुदरत के भाई इलाज है, हो जाएगा उसका भी बंदोबस्त। या तो बुढ़ा आदमी है, सफ़ेद बाल हो गए, खुद ही मर जाएगा, नहीं तो मारने वाला खुदा बैठा है। खुदा इजराइल को कह देगा तो बम मार देगा बम। हम तो समझो भगवान कहता वही करते ना, या खुदा कहता वो करते हैं, हमारी क्या औकात है। तो ये कुछ हुआ जाएगा मामला। मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगले 5-7 साल में 25-30 तक अमन शांति आ जाएगी। इजराइल में भी तख्ता पलट जाएगा, वो एक वो बैठा हुआ सिस्सी इजिप्ट में, उसका भी तख्ता पलट हो जाएगा, और इराक का भी हो जाएगा, क्योंकि दुर्द इलाके भी उसके ईरान के भी इलाके में है, इसके इराक के। तो इराक का कुछ पार्ट, सीरिया का कुछ पार्ट, लेबनान का कुछ पार्ट, और जॉर्डन का कुछ पार्ट, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा के अलावा और थोड़ा सा और। वो क्या करेगा, ज़मीन खाएगा। वो अब्दुल्ला क्या करेगा ज़मीन का, वो रेती ज़मीनें बेकार है। और कोई ज़मीन खा तो सकता नहीं, मैं तो आता कोई देखा ही नहीं कोई ज़मीन खा रहा। 2 इंच ज़मीन नहीं खा सकता कोई। पैसे का कोई चवनी मुझे खा के दिखा दे, मैंने किसी को आता पैसा भी खाते नहीं देखा। 80 साल का हो गया मैं बुढ़ा, क्या बुढ़ा तो नहीं हुआ अभी, दोनों दिमाग तो मेरा जवान है, 18 साल के छोकरे जैसा। हाँ बॉडी अब 80 साल की कुछ काजू बोझू हो चली। तो उठा पलट हो रही है। अब इसको मोदी को तो अकल नहीं है, ये सोच रहा मेरी तो दादा लाई जदाद हो गई हिंदुस्तान। अरे तो किसकी कौन किसका दादा, कौन किसका पोता, तूने तो शादी नहीं की, शादी की बीबी को छोड़ के भाग गया। और भाग के वो 10 साल बाद अपने बड़े भाई के साथ चला गया और म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के लिए। उसने दस्तखत नहीं किए, उसने मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी के मैं तो आऊँगा नहीं। उसने कोई बात नहीं, मैं आपकी वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगी, जब बुद्धि हो जाए, सुबुद्धि आ जाए तो आ जाना। उसकी बीवी बेचारी वो इंतज़ार कर रही है, अपने मायके में रहती है। जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, जाओ क्या फ़र्क पड़ता है, इसका जाना ना जाना एक जैसा है। तो जो गुंडों की सोबत में पड़ गया उसका फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। और लौटना भी चाहे तो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसका मर्डर कर देंगे और वो वापस बीवी के पास लौट के जाएगा। तो खैर देखिए क्या होता है सीरिया में। तो ग्रेटर ये इजराइल बन जाएगा, अमन शांति हो जाएगी, सुख, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट भी चालू हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। ये सब होगा। तो खैर अच्छी बात है, चलो देखते हैं, जो अच्छा हो जाए, भला हो जाए, सबका भला हो, अपना ही भला सबका भला। नमस्ते, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।